हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे सीटेट का पेपर 2। याद रखना ये पेपर 2 है और इसमें हम सीडीपी का सेक्शन है जो वो कवर करेंगे। ठीक है, दिसंबर 2019 की ये प्रीवियस ईयर पेपर है और जो इसके आंसर्स होंगे वो भी ऑफिशियल आंसर की से ही होंगे। मैं खुद से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगी जब तक वो वेरीफाई नहीं किया मैंने ऑफिशियल आंसर की से। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और वह यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा फोर्थ, आदान प्रदान और परंपरागत। इसके बाद है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जेंडर विविधीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो इसका आएगा फोर्थ, जेंडर रूढ़िवादिताएं। इसके बाद है हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, जेंडर स्थिरता को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, या जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो इसका आगे सेकंड, जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करता है। इसके बाद आता है जी वैगोत्सी के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ या अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो इसका आएगा जी थर्ड, स्कैफोल्डिंग, पाठ या ढांचा। जब आप किसी को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर में क्या लिखता है वो? स्पोर्ट। ठीक है, तो वहां कौन आता है? स्कैफोल्डिंग। इसके बाद आता है जीन प्याजे और वैगोत्सी पर जरूर सीटेट वाले 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद है खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कॉलबर्ग, जीन प्याजे, ले वैगोत्सी या अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका आएगा वैगोत्सी। ठीक है, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए वहां वैगोत्सी जी प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद आता है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो इसका आएगा आपका सेकंड, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की क्या होती है? आवश्यकता। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, एक चीज आप यहाँ पर नोट करिए कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो भी आपको बता दिया गया कि किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ सीखते हैं तो आप उसमें छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ध्वनि, ताल और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज को स्वर, ताल और सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने और प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो इसका आपका फोर्थ आएगा, पैटर्न को खोजने की और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, या विभेदीकरण। तो इसको कहा जाता है जी सोशलाइजेशन, जहां बच्चे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका आएगा फोर्थ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में मैंने आपको कहा था कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील कक्षा, एक दो क्वेश्चन तो ये, एक जीन प्याजे का, एक वैगोत्सी का, तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, कंपलसरी है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रगतिशील कक्षा में क्या किया जाता है? विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या फिर सहायक के निर्देशों के अनुसार, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसमरण किया जाता है। ठीक है, तो इसका आएगा फर्स्ट, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो बच्चे होते हैं ना वही मेन रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है। इसके बाद आता है जी
सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक, और विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों आकलनों का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसका आएगा 4th। इसके बाद आगे देखिए, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जैसे एक समाज के लोग होते हैं, वो ये बरकरार भाई इसके इनके बारे तो होशियारी हो गया है, या फिर इस जात के या फिर इस समाज के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको बार बार यही चीज़ दिखाई गई है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। तो इस रूढ़िवादिता और परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए, या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट वाला, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कुछ उनको एग्जाम्पल देने चाहिए। इसके बाद है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव क्लासरूम। विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में योग्यताओं और अपनी शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अपाहिज बच्चा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ये भी नहीं होगा, इसका फर्स्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, या फिर पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये बताइए किस चीज़ के सूचक हैं? सवलीन विद्यार्थी के हैं, सृजनात्मक विद्यार्थी के हैं, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के लिए हैं, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के हैं ये। ठीक है, तो ये देखिए उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, याद करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी है ये, अधिगम अशक्तता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकते हैं, संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका लास्ट वाला, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो बताइए किस प्रकार से कर सकती है? क्रिएटिव लर्नर्स को अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिपक्षों को प्रोत्साहित करके और उनके मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। ठीक है, डिस्करेज करके। तो डिस्करेज तो हम नहीं कर सकते, हमें क्रिएटिव लर्नर्स बनाने हैं। तो आप किस तरह करेंगे? इसका थर्ड आ जाएगा कि हम अनेक परिपक्षों को प्रोत्साहित करके और उनके मूल विचारों का महत्व देंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। इसका लास्ट आ जाएगा विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम और अधिकारों के प्रति सच्चा सरोकार रखना। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो कौन सा है भाई? समस्या के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण और साधन साक्ष्य विश्लेषण। इसका फोर्थ आ जाएगा साधन साक्ष्य विश्लेषण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? वो बतानी है कि बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग और पर्यवेक्षण, संवाद और परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका आपका लास्ट है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ये तो दोहराना, रिवीजन, रट्टा मारना, बच्चों को पीटना, ठीक है, ये कोई शिक्षक की प्रणाली नहीं है। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बताइए जी, जो बच्चे स्टडी में ध्यान नहीं देते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कह के पूरी कक्षा के सामने बार बार डांट कर उनसे बात करके उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करने, या उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो ये है उनसे बात करना और उनके अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना, क्योंकि ना उनको आप डांट सकते हैं, ना उनको आप बाहर जाने के लिए कह सकते हैं, ना ही आप उनको ज़्यादा काम दे सकते हैं। ठीक है, संरचनावादी उपागम बताता है कि खालिस्तान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। क्या बताता है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान अनुबंधन दंड यंत्रवत याद करना। संरचनावादी उपागम के अनुसार इसका क्या आना चाहिए? इसका पहला आना चाहिए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जरूरी है। ठीक है,
बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहसानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जब बच्चे नेव थ्योरीज देते हैं, जब बच्चे मतलब अपनी थ्योरीज बता देते हैं, तो उस केस में जो टीचर होते हैं उनको क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए? ये भी नहीं, एकदम से तो नहीं करना चाहिए। बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, या बच्चों को इन विचारों के डांटना चाहिए क्योंकि विचार उनके शिक्षण में क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। तो इन सब में फिर तो मुझे ये लग रहा है फर्स्ट वाला ही ठीक है, क्योंकि हम उसको डांट तो सकते नहीं है, नहीं हम अनदेखा कर सकते हैं। तो हम अपने उनके जो चैलेंज जो उन्होंने कहा ना, उनको चैलेंज करके हम अपनी बात रख सकते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ठीक होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? बताइए जी, किस प्रकार का संबंध होता है? कॉग्निशन एंड इमोशंस एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दिशा हैं कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, और इनके बीच में पारस्परिक क्रिया होती है, ये होगा। ठीक है, ये सन्निहित भी बोलते हैं। एक बार मैंने एक प्रीवियस पेपर कराया था, आज कराया था, एक कल कराया था, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन था। तो उसमें जो ऑप्शन था ना, उसमें था सन्निहित होते हैं। तो सन्निहित मतलब एक दूसरे में आपस में इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, तो ये पारस्परिक क्रिया आ जाएगा इसका, द्विदिशीय। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, या विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ? तो बताइए 25 का लास्ट है जी, ये चारों ही ठीक हैं। ठीक है, सारे के सारे लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जब आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं तो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो क्या उसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास और बार बार स्मरण करना? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार और दंड या उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट आएगा कि हम ये सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। इसके बाद है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि कोई स्टार या बैच प्राप्त करना, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं उत्पन्न होती हैं? क्या होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो जाता है। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। इसका फर्स्ट आ जाएगा डेवलप मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग। हम ये काम करेंगे तो हमें ये कुछ इनाम मिलेगा। भौतिकवादी अभिवृत्ति विकसित हो जाती है बच्चों में। इसके बाद 28 का बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? कंसेप्ट ऑफ द चाइल्डहुड विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका सेकंड आ जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था का जो मध्य होता है वो शारीरिक वृद्धि और विकास तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। ठीक है, तो इसका आपका थर्ड आ जाएगा कि बच्चे जो होते हैं वो लॉजिकली और कॉन्क्रीटली सोचना शुरू करते हैं। अब कईयों को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि मूर्त रूप क्या है और अमूर्त रूप क्या है। तो देखिए, मूर्त रूप होता है जो आपके सामने है उसके बारे में सोचना, ठीक है, और अमूर्त होता है इमेजिनेशंस, मतलब कुछ जैसे जो नहीं भी हो रहा है ना, हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो जो बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था, उस टाइम बच्चा अमूर्त रूप से नहीं सोचता, मूर्त रूप से सोचता है। भाई जो हो रहा है उसके बारे में वो सोचता है, ज़्यादा नहीं सोचता। ठीक है, हाँ, लॉजिक रहता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। इसके बाद है परिवार और पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। बताओ भाई, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक है, मध्य है या द्वितीयक है? तो इसका आ जाएगा आपका बिल्कुल प्राथमिक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज है। दूसरी होती है विद्यालय और मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीडीपी का सेक्शन खत्म होता है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसी बनाई। ठीक है।